हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पैडागोजी का, इंग्लिश पैडागोजी का जो फाइनल टॉपिक है, दैट इज़ इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें हम CCE को डिस्कस करेंगे, इवेलुएशन को डिस्कस करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी को भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फाइनली हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, स्टार्टिंग करने से पहले जैसे हम इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें असेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं ना, तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन का फंडा आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो उसके लिए मैं एक चार्ट लेकर आई हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। असेसमेंट क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं ना, कि जब काम चल रहा है उसके दौरान हम असेस करते हैं ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएं, यानी कि उसको फीडबैक दे पाएं। ठीक है, पर्पस क्या होता है, पर्पस के बेसिस पे अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो असेसमेंट क्या है, टू गिव फीडबैक अबाउट हाउ अप्रोचेस, स्किल्स, लाइंस ऑफ थिंकिंग, ठीक है, रिस्क आर वर्किंग, यानी कि फॉर्मेटिव ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है ये। ठीक है, हम कहते हैं ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA। ये आपको पता लगेगा अगर आपने प्रीवियस सेशंस मेरे अटेंड नहीं किए, तो FA के बारे में अभी आपको इस वीडियो में ही कंप्लीट अच्छे से पता लग जाएगा। तो देखिए, अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें अगर हम इवैल्यूएशन के बारे में बात करें, वो क्या होता है, टू जज क्वालिटी। ठीक है, जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई गई हैं उस चीज़ को जज करना कि सभी जो टीचिंग स्किल्स हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं, वो सभी अच्छे से वर्क उन्होंने किया है, नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज समेटिव। ठीक है, ये क्या है, असेसमेंट है फॉर्मेटिव, और इवैल्यूएशन क्या है, ये समेटिव है, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट देखिए, फोकस। अब फोकस के बेसिस पर इसका फोकस किस पे होता है, इट इज़ अ प्रोसेस। अब देखिए, असेसमेंट क्या है, ये ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा है, चलते चलते बीच में थोड़ी सी ब्रेक मार देना। ठीक है, एक तो होता है कि गाड़ी को बिल्कुल हमने बंद कर दिया, फिर हम देखते हैं कितना फ्यूल यूज़ हुआ, ठीक है, कितनी हमने गाड़ी ने माइलेज दी एंड सो ऑन। तो एक होता है बीच में ब्रेक लगा देना, तो वो ब्रेक का काम क्या करता है, असेसमेंट करता है। और बिल्कुल जब हमने बंद कर दिया तब हम चेक कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, साइक्लिक एंड रिफ्लेक्टिव, इंक्लूडिंग हाउ एंड वाई ऑफ चॉइसेस या फिर आउटकम्स। लेकिन ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, जो चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है उसके लिए हम व्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, उसके आउटकम के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, फाइनल होती है ये चीज़। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये है ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट। यहाँ पर हम एक्सपीरियंसेस होते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंसेज होती हैं, टीचर्स की भी परफॉर्मेंसेज होती हैं। ठीक है, लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, पासिंग जजमेंट, कि ये बच्चे ने इस तरह परफॉर्म किया, इसने इस तरह से परफॉर्म किया। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कलेक्शन। अब इसके एजेंट्स कौन होते हैं असेसमेंट के, ये होते हैं टीचर, स्टूडेंट, पीयर्स, असेस, रिफ्लेक्ट और एडजस्ट। तो यहाँ पर जो इवैल्यूएशन में होते हैं, यहाँ पे एजेंट्स कौन से होते हैं, इवैल्यूएटर डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस हद तक अचीव हुए हैं, ये इवैल्यूएटर यहाँ पर डिटरमाइन करता है। क्लियर। तो असेसमेंट के फॉर्म्स किस तरह से हो सकते हैं, लाइक रिटन या फिर वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, सजेशंस इन कन्वर्सेशन और डायलॉग अमंग द एजेंट्स। एजेंट्स कौन है, यही टीचर, स्टूडेंट, पीयर्स एंड सो ऑन। देन जो इवैल्यूएशन है, ये किस फॉर्म में होती है, अ लेटर और नंबर दैट सिंबलाइजेस द कंक्लूजन। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे ने A ग्रेड लिया है, B ग्रेड आया है, A1 है, B2 है, या फिर 90% मार्क्स लिए हैं, तो ये चीज़ ग्रेड या फिर मार्क्स को डिनोट करती है। ठीक है, देन व्यूड और एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, ये पर्सनल हो जाता है। एंड यहाँ पर हम इवैल्यूएशन के बारे में क्या कहते हैं कि कंपैरेटिव होता है, ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं, किस बच्चे ने बेटर परफॉर्म किया, या फिर किस टीचर की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी रही वो इतनी बेस्ट रही कि बच्चों का रिजल्ट पूरा अच्छे से आया है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके क्वेश्चंस का ना ये चीज़ बेस बनेगी अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ तो। अब देखिए, हम मूव ऑन करते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की तरफ। इवैल्यूएशन आप लोगों को क्लियर हो गया, तो
अब देखिए CCE जो है इसको कंप्लीट हम कहते हैं कि CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बच्चे को जो इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन होती है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ साल के एंड में कर दिया, हर दिन इवैल्यूएट होना चाहिए। बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है वीकली इवैल्यूएट होनी चाहिए, मंथली इवैल्यूएट होनी चाहिए, ठीक है। एंड 6 मंथ्स जो हम कहते हैं सेमेस्टर सिस्टम है वो तो होना ही चाहिए। इसको हम कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस में इवैल्यूएशन होनी। देन कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है कि उसका इवैल्यूएशन सिर्फ ये नहीं कि बच्चे ने मैथ्स में कितने मार्क्स अटेन किए या फिर ओवरऑल बच्चे ने कितने मार्क्स अटेन किए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 एरियाज होते हैं। एक होते हैं स्कोलास्टिक एरियाज जहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद होते हैं हमारे को स्कोलास्टिक एरियाज जो स्टडीज़ के साथ साथ हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर और भी तो स्किल्स होते हैं ना, वो सभी चीज़ों को डेवलप करना, वहाँ पर बच्चे को इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ये वर्ड एक्चुअली बना कहाँ से है? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होता है ना इंग्लिश में बड़ा सारा, मतलब डिटेल्ड एक पैराग्राफ, डिटेल्ड इवैल्यूएशन होनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस है इसमें हम 2 चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेटिव, सेकंड इज समेटिव। अब देखिए फॉर्मेटिव क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ताकि लर्निंग बच्चों की अच्छी से हो सके, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, क्योंकि फाइनल उनको ग्रेड्स कब मिलेंगे, उनको परसेंटेज कब मिलेगी? समेटिव असेसमेंट में। ये होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि बच्चों ने जो पिछले 6 महीनों में लर्न किया है। समेटिव मीन्स साल के एंड में हम बोलते हैं, लेकिन सेशन के एंड में, अब सेमेस्टर सिस्टम है ना तो हम 6 महीने को ही मान के चलेंगे समेटिव के लिए। क्लियर? तो बच्चों ने कितना लर्न किया है पिछले 6 महीनों में, उसकी असेसमेंट की जाती है, असेसमेंट ऑफ। अब देखिए मैंने ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाई हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड एज लर्निंग, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर CDP की सेक्शन में आपको वो मिल जाएगी, वहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होती है ना, यहाँ पर क्या होती है? डायग्नोस्टिक टीचिंग, यानी कि बच्चों को जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वो चीज़ डायग्नोज करना, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल मतलब जो चीज़ आपने डायग्नोज की है, बच्चों को जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारना भी तो है ना, ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छे से हो पाए, तो रेमेडियल टीचिंग होती है। फिर होता है फीडबैक, बच्चों को देना कि बेटा आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, या फिर टीचर्स को खुद को भी फीडबैक मिलता है कि शायद मुझे ही अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा ताकि बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ या फिर उनको अच्छे से समझ में आ पाए। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि इम्प्रूव टीचिंग, ठीक है। जब टीचर्स को खुद को फीडबैक मिला तो वो अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? अब सबमेटिव में देखिए क्या होता है। सबमेटिव बेसिकली क्या है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो इवैल्यूएशन में और असेसमेंट में डिफरेंस। तो सबमेटिव क्या है? इवैल्यूएशन है पूरा 100%। तो यहाँ पर क्या होता है कि जजमेंट देते हैं कि बच्चे ने ये ग्रेड अटेन किया है या फिर ये पोजीशन अटेन की है क्लास में। ये क्या होता है? एंड ऑफ द टर्म या फिर एंड ऑफ सेशन, और इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जितनी लर्निंग की है उसकी असेसमेंट, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 2 एरियाज जैसे मैंने बताया, स्कोलास्टिक एरियाज एंड को स्कोलास्टिक एरियाज। स्कोलास्टिक एरियाज में हम देख सकते हैं यहाँ पर होते हैं हमारे 2 तरह के, देखिए असेसमेंट्स होती हैं पूरे साल में, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट, FA जिसको हम बोलते हैं। तो जो FA है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसकी टोटल जो मार्क्स लगते हैं ना बच्चों के पूरे साल के एंड में, उसकी 40% वेटेज जो होती है वो FA की होती है और 60% मार्क्स की वेटेज जो होती है वो SA की होती है, समेटिव असेसमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट एरियाज आ जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड जो भी सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो को स्कोलास्टिक में क्या होता है? बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाए जाते हैं, वर्क एजुकेशन, यानी कि जैसे गर्ल्स को सिखाया जाता है जनरली, चलो ये तो वैसे पार्शल हो गया, आर्ट्स सीखते हैं बच्चे, पेंटिंग सीखते हैं, वोकल म्यूजिक में जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल में जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में वर्क एजुकेशन में जाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि वेस्ट पेपर से कोई चीज़ें बनानी, वेस्ट मटेरियल यूज़ करके कुछ बनाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आगे जाकर उनका फ्यूचर वर्क बन सकता है। उस तरह की एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर होता है एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज सिखाने, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ों में इवैल्यूएट करना बच्चों को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, स्टडी प्लस अदर एरियाज दोनों को पैरेलली इवैल्यूएट करना, ठीक है बच्चे। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन।
अब देखिए बच्चे को अगर हमने इवैल्यूएट करना है तो हमारे पास टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। टूल्स, अब देखिए टूल्स क्या है, टूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमने ये चीज़ें बनानी है, ये चीज़ें बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, टेक्निक्स की। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का पोर्टफोलियो बनाना है, पूरा उसका बच्चे का रिकॉर्ड बनाना है कि क्या बच्चे की परफॉर्मेंसेज रही हैं। पोर्टफोलियो हम कहते हैं ना, जैसे फिल्म स्टार्स का भी पोर्टफोलियो होता है कि हमारी ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, ये मॉडलिंग असाइनमेंट मिला है। तो उसी तरह से स्कूल में भी बच्चों की पोर्टफोलियो होती है कि बच्चे ने ये अचीवमेंट की है, वो वाली की है, ठीक है। सारे उसके जो पॉजिटिव रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसके पोर्टफोलियो में लगाए जाते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। टूल्स के लिए जो हमें टेक्निक की ज़रूरत है वो हम इनमें से कोई एक चूज़ करते हैं। समझ आ गई ये बात, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी चेकलिस्ट। देखिए चेकलिस्ट क्या होती है कि ऐसे चेक बॉक्सेस बने होते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस लिखी होती हैं। जैसे आपकी एमसीक्यूज होते हैं ना, वो रेडियो बटन्स होते हैं, वो चेकलिस्ट नहीं होती, क्योंकि आप एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। चेकलिस्ट में होता है कि यस, जैसे आप फॉर्म भरते हैं कि आप मैरिड हैं, ठीक है, आप कौन सी ये सिटी में रहते हैं, आप वो भी टिक कर देंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी ऑप्शंस टिक हो जाती हैं बच्चे के रिलेटेड कि बच्चे की परफॉर्मेंस ये है, उसने इन एक्टिविटी में पार्ट लिया है या नहीं। तो ये चेकलिस्ट होती है, उसके बेसिस पर बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है। देन इज द रेटिंग स्केल्स। जैसे आपने अपनी फाइल्स बनाई होती है ना, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग में, वहाँ पे आपने रेटिंग स्केल दी होती है 0 से लेके 6 तक, ठीक है। वेरी पुअर से लेके एक्सीलेंट तक आपकी रेटिंग स्केल होती है कि बच्चे की परफॉर्मेंस इस चीज़ में कितनी है, उसको स्केल देना, उसको 1 असाइन कर दिया या 2 असाइन कर दिया नंबर, इस तरह से। फिर होते हैं देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, रूब्रिक्स होते हैं, शेड्यूल होता है। शेड्यूल बनाना किसके लिए होता है, इंटरव्यू के लिए शेड्यूल बनाना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनियर के लिए क्वेश्चंस असाइन करने। अब देखिए टेक्निक्स क्या होती है कि ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऑब्जर्व करके चीज़ों को, उनके बारे में जो डेटा है वो इकट्ठा करना। देन बच्चों को असाइनमेंट देनी, असाइनमेंट देकर उनकी जो है इवैल्यूएशन करनी, फिर प्रोजेक्ट असाइन करना, फिर उनकी इंटरव्यू लेनी। इंटरव्यू लेने के लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिबेट करवाने के लिए प्रॉपर टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स चूज़ करने पड़ेंगे, वो भी क्या हो गया, एक तरह से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास टेस्ट एंड एग्जामिनेशन होते हैं टेक्निक्स के अंदर, और ये भी फर्दर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज अचीवमेंट टेस्ट, सेकंड इज डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड थर्ड इज प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। सो सबसे पहले देखिए अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो बोर्ड खुद बनाता है, ठीक है, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, या फिर आपके एप्टीट्यूड इंटरेस्ट बेस्ड टेस्ट हो गए, इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर पर्सनालिटी टेस्ट इसके अंदर आते हैं। और टीचर मेड टेस्ट वो होते हैं जो क्लास में होते हैं, लाइक रिटन टेस्ट हो गए बच्चों के, ओरल टेस्ट हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, वो टीचर्स खुद से लेते हैं ना, तो वो होते हैं टीचर मेड टेस्ट। अब रिटन टेस्ट भी फर्दर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऐसे टाइप जो आप अपने बीएड में या फिर अपने बीटीसी में, डीएलएड में, ठीक है, वहाँ पे आप ऐसे टाइप टेस्ट दे चुके हो। फिर होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो, वो भी आप दे सकते हो। और देन इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो अभी आप दोगे सीटेट में या फिर पीटेट में, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया होगा, ऑप्शंस दी होंगी, कोई एक ऑप्शन आपने टिक करनी है, उसके बेसिस पर आपकी इवैल्यूएशन होगी। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है बेटा। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसको अगर आप और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं ना, तो मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। सो अब देखिए अगर हम बात करें कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होती है कि किसी भी लैंग्वेज में आप कितने निपुण हैं। हमारे पास हमने स्किल्स किए थे LSRW, यानी कि लिसन, स्पीक, रीड एंड राइटिंग, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड, ठीक है, प्रोफिशिएंसी, तो उसका मतलब क्या है कि इवैल्यूएट करना बच्चे को वो कितना बेहतर तरीके से सुनता है चीज़ों को, बोलता है लैंग्वेज को, ठीक है, रीड करता है, और कितनी इफेक्टिव उसकी राइटिंग है। सभी के सभी स्किल्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इवैल्यूएशन इसमें या फिर असेसमेंट है वो किस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब देखिए जो स्पीकिंग है हमारी, एक स्पीकिंग है, एक हमारी है राइटिंग, ये दोनों क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल्स, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि व्हाट आर द रीइंफोर्समेंट स्किल्स। तो आपको ऐसे पेयर्स बना के दिए होंगे, स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। ये आउटपुट स्किल्स हैं, आउटपुट बोलते हैं इनको, हम कहते हैं कि गिविंग, हम
इसमें करते हैं, क्योंकि हम खुद से एफर्ट्स लगाते हैं कुछ करने के लिए, बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए। तो ये दोनों भी क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल्स हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में। Children should be able to describe a picture. They should be able to express themselves freely and give their views on what they heard. देखिए बच्चे की लिसनिंग बेटर होगी, मीन्स कि वो ध्यान से सुन रहे हैं उन वर्ड्स को जो टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, साथ में अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो अगर बच्चे को कोई पिक्चर दिखाई गई है तो वो उसको इस तरह से एक्सप्रेस करे कि पूरी की पूरी पिक्चर एक स्टोरी की तरह समझ में आए। ठीक है, अपने शब्दों को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाए अपने शब्दों के थ्रू जो भी पिक्चर डिस्क्राइब करने को दी गई है। ठीक है, दीज शुड बी कन्वर्सेशंस, लेक्चर्स एंड डिस्कशंस। दे शुड बी एबल टू यूज करेक्ट वर्ड्स एंड रिस्पॉन्ड इन कंप्लीट सेंटेंसेस टू इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस। अब अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे इलेबोरेट करना है बच्चे को, तो वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करें। हम कहते हैं ना कि अपनी खुद की लैंग्वेज में तो बोलो, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने यूज़ करने ही करने हैं, तो करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने ज़रूरी हैं और अपनी लैंग्वेज में बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, इफेक्टिव वे से। दे शुड बी एबल टू टॉक अबाउट नोन थिंग्स, पीपल्स एंड इवेंट्स। जो चीज़ें बच्चे को पहले से पता है या फिर जो वर्ड्स बच्चा पहले से सुन चुका है, पढ़ चुका है, उसको उसका जो मीनिंग है, हम कहते हैं कि उसका यूज़ प्रॉपर वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम वर्ड्स की बात करें या फिर पीपल की बात करें, इवेंट्स की बात करें, मेन यहाँ पर क्या फोकस किया जा रहा है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। जिन चीज़ों के बारे में हमने सुना है हम उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम कहते क्या है कि डिस्क्राइब इफेक्टिवली। ठीक है, डिस्क्राइब इफेक्टिवली इन प्रॉपर वर्ड्स एंड इन करेक्ट वर्ड्स। फ्लुएंट हो बच्चा, अपनी जो भी लैंग्वेज बोल रहा है उसमें अटक अटक के नहीं बोलना चाहिए, फ्लुएंसी में बोले। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्पीकिंग के अंदर। सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग क्या है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक है या फिर बोर्ड है, कहीं से भी जो चीज़ हमारी आइज़ के थ्रू हम उसको रीड कर रहे हैं। द बेसिक इशू हेयर इज़ रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो रीड करना सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप रीड कर रहे हो और सिर के ऊपर से जा रहा है क्या रीड किया, ऐसे रीडिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस आप एब्जॉर्ब करो, उन चीज़ों को समझो। ठीक है, क्या उनका मीनिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या मीनिंग होगा, ये चीज़ें रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन हम कहते हैं कि बच्चों को समझ के साथ पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको पढ़ना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एम्बेड ऑल रीडिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स जो भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में रीड करते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है। We may initially assess the ability to recognize known words and read word with comprehension. तो जो बच्चों को वर्ड्स ऑलरेडी पता हैं, ठीक है, पहले तो उनको रिकॉग्नाइज वो करें कि ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको रिलेट कर सकें अपनी नए वर्ड्स के साथ या फिर नया जो कंटेक्स्ट वो रीड कर रहे हैं वहाँ उसको रिलेट कर पाएँ। और कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को पढ़ पाएँ। जो वर्ड्स वो पहले से पढ़ चुके हैं, नए टाइम पे जब उनको वही वर्ड्स दोबारा से मिलते हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए ये इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज़ की। देन A child should be able to read words and sentences written with pictures, stories and be able to tell the main points of the material read. अब देखिए, अगर आपके सामने पिक्चर ड्रॉ की हुई है, नीचे उसकी कोई हेडिंग दी है या फिर थोड़ा सा उसके बारे में कुछ लिखा है, तो बच्चा वो चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, रीड कर लिया और उसको अपने शब्दों में उसके जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर पाए। या फिर हम कहते हैं कि चैप्टर की जो है समरी बताओ, क्या है इस चैप्टर का निचोड़ क्या है, या फिर कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसका मॉरल क्या है, बच्चा उसको उस लैंग्वेज में प्रॉपरली बता पाए। ठीक है, तो ये होती है रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो चारों के चारों स्किल्स हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ऐसे नहीं है कि हम इनको इंडिपेंडेंटली देख सकें। अगर बच्चे की रीडिंग अच्छी है, चीज़ों को बेहतर तरीके से वो समझा है, तभी उसकी स्पीकिंग अच्छी होगी, वो उतना बेटर एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, अगर पहले अच्छे से सुना है, फिर रीडिंग है, फिर स्पीकिंग है, एंड देन राइट भी अच्छे से कर पाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट इज राइटिंग।
राइटिंग में क्या है, लर्नर्स आर एबल टू राइट लेटर्स एंड सिंपल वर्ड्स इन द बिगनिंग। सबसे पहले देखिए बच्चे क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। यहाँ से बच्चे की राइटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि स्लैंटिंग लाइन से बच्चे ए बनाना सीखेंगे, ठीक है, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से एल बनाना सीखेंगे, अल्फ़ाबेट सीखेंगे, नंबर्स सीखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल पहले लेटर्स सीखते हैं, फिर सिंपल वर्ड्स, फिर वर्ड्स से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स। उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है लिखने की और समझ बढ़ती जाती है वर्ड्स की, सेंटेंसेस की, ठीक है। फिर वो टेंस सीख जाते हैं, ग्रामर आ जाती है, कितना कुछ आता है राइटिंग में, ठीक है। लेटर दे कुड बी असेस्ड ऑन राइटिंग मोर देन वन वर्ड्स देन सेंटेंस एंड देन आंसर टू क्वेश्चंस दैट आर स्पोकन आउट और रेड बाय द टीचर, ठीक है। तो टीचर्स क्वेश्चन के जो आंसर्स बोलते हैं क्लास में, बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहते हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ से होती है ना, लेटर से या फिर सिंपल वर्ड से। उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, दे आर एबल टू राइट अ डिस्क्रिप्शन इन 2 to 3 sentences एंड राइट स्पोकन अनफेमिलियर वर्ड्स, ठीक है। जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं, जिनके बारे में बच्चों ने नहीं सुना होता, वो भी स्पेलिंग्स वो लिख देते हैं, ठीक है। वर्ड्स को सुन के उनकी साउंड कैसे, हमने साउंड्स किए थे ना, वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। कितने थे वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स? वॉवल साउंड्स थे हमारे पास 20 और कॉन्सोनेंट साउंड्स से 24। देखिए रिवाइज करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो जो जो चीज़ें माइंड में आती जाती हैं हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ में उनकी रिविजन भी हो रही है। क्लियर हो गई बच्चे ये चीज़ राइटिंग तक? अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज में अगर आप निपुण होना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से फैक्टर्स हैं? रीडिंग विद एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। अगर किसी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना है ना तो सभी चीज़ें होनी चाहिए, अकेले रीडिंग ही क्यों, हमारे 4 स्किल्स हैं तो चारों के चारों प्रॉपर प्रोफिशिएंट होने चाहिए। डूइंग एक्सरसाइज एंड गुड हैंड राइटिंग, ये सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है, राइटिंग पे, ये सिर्फ रीडिंग पर। डेवलप एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ये देखिए इसने एक्यूरेसी में वास्ट मीनिंग कवर कर दिया। एक्यूरेसी मीन्स ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना, ध्यान से बोलना, ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स एंड फ्लुएंसी, स्पीकिंग इसमें भी आ गई, ठीक है। एंड रीडिंग, यूजिंग लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सो हमारी ऑप्शन जो करेक्ट होगी यहाँ पर वो क्या है, दैट इज ऑप्शन 3, डेवलपिंग एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द एबिलिटी दैट एनेबल्स चाइल्ड टू स्पीक, रीड एंड राइट विद फेलिसिटी एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ इज कॉल्ड। अब देखिए क्या बोला है इन्होंने, दैट एनेबल्स अ चाइल्ड टू स्पीक, जो बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है विद फेलिसिटी एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ, अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको फ्लुएंसी बोलेंगे या फिर इंटेलिजेंस बोलेंगे या फिर दोनों बोलेंगे? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सिर्फ होगा फ्लुएंसी। फ्लुएंसी देखिए सिर्फ बोलने में भी नहीं होती, लिखने में भी होती है, कि आप फ्लुएंटली अपने सेंटेंस को लिख पाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन इसकी क्या होगी, 4 करेक्ट होगी, दैट इज ओनली 1, फ्लुएंसी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच टेस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल एन इंडिविजुअल हैज़ मास्टर्ड अ लैंग्वेज। कौन सा टेस्ट है जो बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी लैंग्वेज को अच्छे से मास्टर कर लिया है? दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। हम इसी के बारे में तो बात करें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैश टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली। बच्चों की अगर लैंग्वेज स्किल नेचुरली मेजर हो जाएगी, वो कौन सी स्किल है? दैट इज सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट अगर हम लेते हैं ना, बच्चों का लैंग्वेज स्किल नेचुरली ही पता लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का कंटेंट सारा लिखा होता है, हम उसको देख सकते हैं कि क्या बच्चे की फ्लुएंसी है, बच्चे के वर्ड्स क्या है, वोकेबलरी क्या है, बच्चे ने ध्यान से सुना है चीज़ों को, सारे स्किल्स सब्जेक्टिव टेस्ट में बच्चे के अच्छे से पता लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी। अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात अगर हम करें तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। रिलायबल होना चाहिए इन द सेंस कि वो बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को कंप्लीटली अच्छे से टेस्ट कर पाए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं, सिंपल भी ना हो, लेकिन रिलायबल होना सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ दीज इज नॉट अ राइट आंसर, यानी कि नॉट वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ध्यान से करना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस गिव मोर स्कोप फॉर, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर बच्चों की क्रिएटिविटी शो होती है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी इनेबल होती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है। तो रोट लर्निंग नहीं होती वहां पर, क्योंकि बच्चे अपने आप से बनाकर आंसर लिखते हैं, कोई याद करके नहीं आते। तो नॉट अ राइट आंसर कौन सा है? रोट लर्निंग, दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, या फिर टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर टू डिसाइड पास और फेल। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम इवेल्युएशन में करते हैं जज, असेसमेंट में तो हम फीडबैक देते हैं बच्चों को, ठीक है। टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ये करेक्ट ऑप्शन है। साथ ही में टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, अब अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स अगर हम मेजर करना चाहते हैं, वो असेसमेंट नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि असेसमेंट किस लिए होती है? ताकि लर्निंग इंप्रूव हो सके, लर्निंग इंप्रूव हो सके एंड टीचिंग भी इंप्रूव हो सके, यानी कि ओवरऑल क्या है? टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर? क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रेमेडियल टीचिंग इज फॉर, अब हम रेमेडियल टीचिंग हमने क्या बोला था कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखना, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है और उस चीज़ को इम्प्रूव करना अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज के साथ, ठीक है। तो इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ स्कूल, इमेज कहाँ से आ गई? बिल्कुल ही गलत पॉइंट है। द लर्नर्स टू लर्न बेटर, कुछ हद तक सही है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। द टीचर टू टीच बेटर, यानी कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, ऑप्शन सी, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर इंप्रूव हिज और हर टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है? टीचर्स देखते हैं बच्चों को नहीं समझ में आई, हो सकता है मेरे टीचिंग में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी टीचिंग को इंप्रूव करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, टू इवेलुएट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एट क्लास 3 स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू, अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 3rd क्लास के बच्चे को इवेलुएट करना है तो बच्चे को क्या बोलेंगे? राइट अ डायरी बेस्ड ऑन वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, या फिर यूज अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकेबलरी ऑन देयर ओन, या फिर रीटेल अ स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स टू समराइज द मेन आइडिया और मॉरल ऑफ द स्टोरी, या फिर टेक अ शॉर्ट डिक्टेशन ऑफ व्हाट दे हैव रेड। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? रीटेल अ स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स, ठीक है। अब इवेलुएट करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, तो वही हम कहते हैं कि समराइज करके दिखाओ, ठीक है। समराइज करेंगे बच्चे, अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, तभी तो वो प्रॉपर से इवेलुएट हो पाएंगे ना क्लास 3 के स्टूडेंट्स। सो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट, साथ ही में हमारी इंग्लिश पैडागॉजी होती है कंप्लीट, एंड इसके बाद हम जो है पैसेज की डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए CDP की सीरीज़ अगर आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो वो ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, थ्योरीज मिलेंगी, और साथ ही में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं। और मैथ्स का कंटेंट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश पैडागॉजी कंप्लीट हो चुकी है। ये सारे के सारे आपको डिटेल में मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक डाल दूँगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।